पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी संसद में लंबा भाषण दिया। ड्रोन से लेकर अफगानिस्तान मुद्दे तक अमेरिका को बहुत बातें भी सुनाई। इमरान का गुस्सा देखकर संसद में जमकर तालियां बजी। पाकिस्तान को भी बड़ा मजा आया, लेकिन कई लोग हंसे भी। अमेरिका हमारा दोस्त है। कभी ये सुना है कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो? कि दुनिया में ये सुना है कि आपके मुल्क में ड्रोन अटैक्स कर रहे हो? आपका एलाय है। मुल्क में इजाजत दी गई, गवर्नमेंट से झूठ बोला लोगों से कि नहीं जी हम मजम्मत करते हैं ड्रोन अटैक्स की। जिल्लत देखें क्या है कि पहले उनको इजाजत दे रहे हैं, इतना हौसला नहीं है कि पब्लिक को कहे कि हमने इजाजत दी हुई है, मजम्मत कर रहे हैं जी उनकी। कोई कौम किसी और की जंग में शिरकत करके 70,000 अपने लोगों की कुर्बानी देती है। हमने अपने आप को जलील किया, हमें दुनिया ने नहीं जलील किया, हमने जलील किया अपने आप। वजीरे आजम ने नेशनल असेंबली में 86 मिनट की स्पीच दी। चुन चुन कर इमरान खान ने वो सभी मुद्दे उठाए जो पाकिस्तान की आवाम, कट्टरपंथियों और आतंकवादियों को बहुत पसंद है। यही वजह है कि इमरान ने अपनी तकरीर में सबसे ज्यादा वक्त अमेरिका, अफगानिस्तान और ड्रोन अटैक को दिया। वो जो पीरियड था असद कैसर साहब, स्पीकर साहब, हमारी तारीख का सबसे, मैं अगर मुझे से कोई पूछे सबसे स्याह वक्त था। हमें पता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। अमेरिका हमारा दोस्त है। कभी ये सुना है कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो? कि दुनिया में ये सुना है कि आपके मुल्क में ड्रोन अटैक्स कर रहे हो? आपका एलाय है। अच्छा, वो जो लोग मरते थे, जिनके बीवी बच्चे मरते थे जब बम फटता था, वो जाके वो बदला किससे लेते थे? वो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान से। दोनों तरफ पाकिस्तानी मार रहे हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में ड्रोन हमले के लिए पाकिस्तान से मिलिट्री बेस की डिमांड की थी। इमरान एक टीवी इंटरव्यू में एब्सोल्युटली नॉट कह के मना कर चुके हैं। सिर्फ इमरान ही नहीं, कई एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ड्रोन हमले से बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इसलिए असेंबली से इमरान ने एक बार फिर ड्रोन पर पाकिस्तान के मन की बात की। स्पीकर साहब, हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे हमें? आप सोचिए, अगर इंग्लैंड में हम ड्रोन अटैक कर दें उसके ऊपर, तो क्या इजाजत देंगे वो हमें? तो अगर वो नहीं इजाजत देंगे। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज नरेट करना चाहता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये कितनी बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान। ये हमें समझना चाहिए कि हमारा मुकाम क्या था, हमने क्या बनना था। स्पीकर साहब, जब मदीना पहुंचे, मदीना में पहली 625 में पहली जंग बदर हुई, 313 लड़ने वाले, मुश्किल से सरवाइव किया जंग ओहद और जंग खंदक में। उसके बाद 628 और 629 दो खत लिखे उन्होंने। एक बेजेंटाइन एम्पायर का जो सीजर था उस वक्त, हरकुलिस, उसको लिखा। दूसरा जो पर्शियन एम्पायर अगले साल लिखा, जो कि पर्शियन एम्परर था। दो सुपर पावर्स थी। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर आप इस पैगाम पे चलेंगे ये आपकी बेहतरी है। अब सोचें कि एक छोटा सा जिनकी हैसियत ही कोई नहीं, उन्होंने क्या हमारे लिए क्या उससे सबक है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। जो अल्लाह के सामने झुकता है वो किसी इंसान के सामने नहीं झुकता, चाहे वो रोमन एम्परर हो और चाहे वो पर्शियन एम्परर हो। और कौन सोच रहा था कि वही जो बड़े एम्पायर्स थे, सुपर पावर्स थी, वो देखते थे यार वो देखें, ये तो आज तो मॉडर्न डे है, उन दिनों में तो ऊंट की ट्रेवल थी। तो सोचें कि इतनी तेजी से वो कैसे कोलैप्स कर गया। देखिए, जो ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, वो इंसान में गैरत देता है, और गैरत के बगैर ना कोई इंसान बड़े काम करता है, ना आज तक कौमी गैरत के बगैर कोई मुल्क उठा है।
स्पीकर साहब, मैं आज जो एक पीरियड मैं तब उधर बैठता था असेंबली में, इन लोगों के साथ ही मैं होता था उधर, ऑपोजिशन में था, पीपल्स पार्टी भी होती थी वहाँ मेरे साथ। तो एक हमने एक मुल्क ने फैसला किया कि अमेरिका की वॉर ऑन टेरर ज्वाइन करने का। मैं आज इसके ऊपर इसलिए बात करना चाहता हूँ कि ये मैं बड़ा, अगर मेरी सारी ज़िंदगी में जो मैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी होते हुए मुझे ज़िल्लत फील हुई है वो इस टाइम पे हुई है, तो इसलिए मैं आज इसकी बात करना चाहता हूँ। हमने फैसला किया कि जनाब हम फ्रंट लाइन स्टेट बन जाएंगे अमेरिका की वॉर ऑन टेरर। मैं उस वक्त, एक सीट थी मेरी तब भी, मैं बार बार कहता था कि इससे जंग से हमारा ताल्लुक क्या है। अल कायदा अफगानिस्तान बैठी हुई है, मिलिटेंट तालिबान अफगानिस्तान में, हमारे पास तो वो भी नहीं थे। हमने क्या किया है कि हम उनकी जंग में शिरकत कर दें। वो जो पीरियड है वो मैं इसलिए चाहता हूं कि हम हमेशा के लिए, मेरी कौम सीखे। कौम, एक इंसान, एक इदारा आगे तब बढ़ता है जब अपनी गलतियों से सीखता है। वो जो हमने हिमाकत की, मैं ये चाहता हूं कि मैं उधर पीरियड आपको, क्योंकि मैंने शिरकत की उसमें, वो जो मीटिंग्स हो रही थी जब वहां फैसले किए गए, फैसला ये किया गया कि नहीं जी अमेरिका बड़ा नाराज है। लफ्ज इस्तेमाल किया गया जो उस मीटिंग में होंगे, वुंडेड बेयर है, किस तरफ भी हाथ मार देगा, हमें कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, मदद करें, दहशतगर्दी हुई थी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जो हमने किया उसके बाद, कोई कौम किसी और की जंग में शिरकत करके 70,000 अपने लोगों की कुर्बानी देती है, $150 अरब अपने मुल्क से, उससे भी ज्यादा गया होगा, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि यहां तो कोई क्रिकेट टीम नहीं आती रही। इन्वेस्टर ने कहा ना पाकिस्तान, यहां तो मुल्क को उन्होंने कह दिया द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड। तो हमने जो वो कहते रहे हम करते गए। एक टॉमी फ्रैंक्स, उनका कोई जनरल था, उसकी किताब मैंने उसमें सेंटेंस पढ़ा, उसने कहा कि वी न्यू मुशर्रफ वाज वनरेबल सो वी केप्ट पुशिंग हिम। वो जो वो कहे हम करने के लिए तैयार हो जाए। लोग अपने वहां पकड़ा दिए, उनको पकड़ के गुआंटानामो में भिजवा दिए। अपनी किताब में लिखा मुशर्रफ ने कि मैंने पैसे दे के लोगों को भिजवाया। किस कानून के तहत? यानी जो अपने लोगों की, अपनी कौम की, अपने लोगों की, अगर वो हुकूमत ही उनकी हिफाजत नहीं करती तो और किसने उनकी हिफाजत करना है? पकड़ा दिया जनाब अमेरिका को, गुआंटानामो में पहुंचा दिया। और यहां रुकी नहीं बात। कबायली इलाके में जी, वहां तोरा बोरा के बाद उनके थोड़े से अलकायदा आ गया। अलकायदा तोरा बोरा के बाद आ गए, ओपन बॉर्डर था कबायली इलाके में। हमें उन्होंने हुक्म किया कि आप जाके उनको अपनी फौज भेजो कबायली इलाके में। चंद 100 अलकायदा के पीछे हमने अपनी फौज भेज दी कबायली इलाके में। अब जब फौज कबायली इलाके में जाएगी, वो अपने लोग थे उधर, जो फिर उधर से वो ड्रोन अटैक करें, वहां हमारे शहरी मर जाएं, उधर हमारी फौज जिसको पता ही नहीं कि किसके पीछे जा रहे हैं, चंद 100 लोगों के पीछे कबायली इलाके में गए। उसका नतीजा क्या हुआ? आधा हमारा कबायली इलाके के लोगों ने नकल मकानी की। वो कबायली इलाका अभी तक कहीं रिकवर नहीं किया। मेरी तरह का आदमी जो कहता गया कि ये गलत हो रहा है, मुझे तालिबान खान बना दिया। यानी वो मैं जब कहता था अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं, जनाब ये प्रो तालिबान है। वो जो पीरियड था, असद कैसर साहब, स्पीकर साहब, हमारी तारीख का सबसे, मैं अगर मुझे से कोई पूछे, सबसे स्याह वक्त था। हमें पता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। अमेरिका हमारा दोस्त है? कभी ये सुना है कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो? कई दुनिया में ये सुना है?
کہ آپ کے ملک میں ڈرون اٹیکس کر رہے ہو، آپ کا اعلان ہے. اچھا وہ جو لوگ مرتے تھے، جن کے بیوی بچے مرتے تھے جب بم پھٹتا تھا، وہ جا کے وہ بدلہ کس سے لیتے تھے؟ وہ پاکستانی فوج اور پاکستان سے. دونوں طرف پاکستانی مار رہے ہیں. میں نے جب پوچھا کہ یہ آپ جب اٹھاتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں اجازت دی ہوئی ہے؟ وہ آگے سے کہتے تھے کہ کیونکہ پاکستان نہیں ان کے پیچھے جا رہا، لہذا ہمیں وہ کرنا پڑتا. اسپیکر صاحب، ہمارا 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر ایک دہشت گرد، اس کو ڈرون ماریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے ہمیں؟ اب سوچیں اگر انگلینڈ میں ہم ڈرون اٹیک کر دیں اس کے اوپر تو کیا اجازت دیں گے وہ ہمیں؟ تو اگر وہ نہیں اجازت دیں گے، اسپیکر صاحب اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو ہم نے کیوں اجازت دی؟ کیا ہم سب ہیومن ہیں؟ ہم آدھے انسان ہیں؟ یا کیا ہماری کوئی ویلیو ہماری جان کی نہیں جو اتنی کی؟ ہمارے ملک میں اجازت دی گئی گورنمنٹ سے جھوٹ بولوا لوگوں سے کہ نہیں جی ہم مذمت کرتے ہیں ڈرون اٹیکس کی. ذلت دیکھیں کیا ہے کہ پہلے ان کو اجازت دے رہے ہیں اور اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ پبلک کو کہے کہ ہم نے اجازت دی ہوئی ہے، مذمت کر رہے ہیں جی ان کی. ایک میٹنگ ہوئی، اوپن ہیئرنگ ہوئی سینٹ کے اندر. اس میٹنگ کے اندر سینیٹر کارل لیون پوچھتا ہے ایڈمرل ملن سے کہ آپ یہ کیوں پاکستان میں یہ ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں جب پاکستانی حکومت مذمت کرتی ہے؟ ایڈمرل ملن اوپن ہیئرنگ کے اندر کارل لیون کو کہتا کہ ہم پاکستان حکومت کی اجازت سے کر رہے ہیں. وہ آگے سے کیا کہتا؟ اب یہ شیم کی تو یہ بات ہے. وہ آگے سے کہتا ہے کہ کیوں پاکستانی حکومت سچ نہیں بولتی اپنی لوگوں سے، کیوں دوگلی ہے؟ اور یہ اوپن اسپیکر صاحب یہ اوپن کیبنٹ سینٹ کی ہیئرنگ پہ جو پبلک کے اندر ہوتی ہے اس میں یہ ہو رہا ہے. ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا، ہمیں دنیا نے نہیں ذلیل کیا، ہم نے ذلیل کیا اپنے آپ. ہم اگر آج ان کو امریکہ کا کیا برا بھلا کہے جب آپ نے خود اجازت دی ہوئی تھی اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے. پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، مجھے کوئی انسٹنس بتا دیں کہ آپ کے ملک آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، آپ کے لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے اور وہ آپ ہی کو بمباری کر رہے ہیں آپ کے ملک میں. اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے؟ اور یہ ہم نے اجازت دی. اور اسپیکر صاحب پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں جی عزت نہیں ہے. جب اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کیا ایبٹ آباد میں اسپیکر صاحب اوورسیز پاکستانیوں کو جانتا ہوں، جتنی ذلت اوورسیز پاکستانیوں کو، لوگ کہتے ہیں ہم چھپ گئے، ہم دنیا کو فیس نہیں کر سکتے تھے کہ پہلے تو ایک آپ ان کے لیے لڑ رہے جی ہم آپ کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، اور پھر جناب جب اس کو یہاں مارا تو کیا ہمارا اہلا ہے ہمارے اوپر اتنا اعتماد نہیں کرتا تھا کہ ہمیں کہہ دے کہ آپ کریں؟ تو کیا وہ ہمارے دوست تھے یا دشمن تھے؟ ساری عوام کنفیوز پھر رہی ہے. اور جس طرح کی اسپیکر صاحب جس طرح کی چیزیں ان دنوں میں ہوئی، ہماری جناب ساری سیلف اسٹیم ختم ہو گئی. مجھے یاد ہے ایک نئی چیز نکلائی، انلائٹنڈ ماڈریشن. ہم نے جی ایک کوئن کر دیا کہ ہم تو بڑے ماڈریٹ لوگ ہیں. اور ماڈریٹ کیا ہے؟ انلائٹنڈ ماڈریشن. اچھا اب انلائٹنڈ ماڈریشن کی عوام کو کیا سمجھ آنی ہے؟ مجھے بھی ابھی تک نہیں سمجھ کے یہ کیا چیز ہے. لوگوں نے اس کا سمجھا کیا؟ کیونکہ ہماری لیڈرشپ اتنی متاثر تھی، لوگوں نے کیا کہا جی ساروں نے سوٹ پہن لیا اور انگریزی بولنی شروع کر دی. ٹی وی پروگرام پہ جاتے تھے، جو بھی جاتا تھا پہلے بیٹھ کے انگریزی بولتا تھا کہ میں انلائٹنڈ ماڈریٹ ہوں، پھر اردو شروع کرتا تھا. یعنی ایک ملک کی عزت نفس ہی ختم کر کے رکھ کہ ہمیں اپنے آپ سے شرم آنے شروع ہو گئی کہ جی ہم پتہ نہیں دہشت گرد ہیں. اور اسپیکر صاحب ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب
پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. ہمیں میرے سے پوچھا گیا جی کیا پاکستان بیسز دے گا امریکہ کو. دیکھیں, میں اگلا سوال تو اسے یہ پوچھوں کہ جب ہم نے اتنی سروس دی, 70,000 لوگ ہمارے گئے, $150 ارب ہم نے اپنے ملک کا نقصان کر دیا, کیا انہوں نے ہماری تعریف کی؟ کیا انہوں نے اکنالج کیا کہ کتنی قربانی دیا پاکستان نے؟ کوئی دنیا میں ملک ہے جس نے کسی اور کے لیے اتنی قربانی دی ہو. انہوں نے الٹا برا بھلا کہا, دوگلے ہو تم. انہوں نے کہا جی افغانستان میں دوگلی گیم کر, افغانستان کی جنگ نہیں جیت رہا, وہ بھی ہمارے پہ ڈال دیا. یعنی بجائے کہ اپریشیٹ کرنا, الٹا پاکستان کو برا بھلا کہا گیا. تو اسپیکر صاحب, اس سے ہم نے ایک سبق سیکھا, کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. افغانستان یہ واقعی ہمارے لیے ایک بڑا مشکل اب وقت آ رہا ہے. میں اپنی ساری قوم کے سامنے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, ہم نے جتنی اور اب یہ بھی میں کہہ دوں کہ ہمارا جو ہمارا اور امریکہ کا اس وقت انٹرسٹ ہے وہ ایک ہی افغانستان میں. وہ بھی شکر ہے اتنی دیر کے بعد اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ افغانستان میں ملٹری سلوشن نہیں ہے. جلدی آ جاتے تو شاید اتنا زیادہ خون نہ ہوتا. شکر ہے اب آ گئے ہیں. لیکن ہم تو اس سے پہلے ہمیں اس چیز پہ آ جانا چاہیے تھا, کیونکہ ہم تو جانتے ہیں افغانیوں کو, ہمارے بھائی ہیں, ہمیں ان کی تاریخ پتہ ہے. کبھی افغانستان نے باہر سے انٹرفیئرنس ایکسیپٹ نہیں کی, چاہے وہ انگریزوں کا دیکھ لیتے 19 سینچری میں, چاہے روسیوں کا دیکھ لیں, سوویٹس کا, اور چاہے یہ جو اتنی لمبی ساری امریکہ کی تاریخ میں سب سے بڑی جنگ کے بعد وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں تھا. ہمیں اگر ہم پرو ایکٹیو ہوتے, ہم اس وقت ایک خوددار حکومت کھڑی ہو کے کہتی کہ یہ آپ بالکل غلط کر رہے ہیں, اگر ہم کرتے ہم ان کو بچا لیتے, ادھر سے بھی خون کو بچا لیتے جو ہوا ہے وہاں افغانیوں کا, اور دوسری طرف ان کو بھی ایک بہتر ٹائم پہ یہ نکل سکتے تھے. اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے جب فیصلہ کیا کہ جی کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے, ایگزٹ ڈیٹ دے دی کہ ہم جا رہے ہیں. اب جب وہ جا رہے ہیں تو پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی کسی طرح اب ان کو ٹیبل پہ لے آؤ. ہمارے پاس کیا لیوریج ہے ان کو ٹیبل پہ نہ سوائے کہ ان کے کوئی خاندان یہاں بسے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے خاندانوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں؟ کیا کرے اور پاکستان تو صرف ان کو کہہ سکتا ہے نا کہ ملٹری سلوشن کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہاں سول وار لمبی ہو جائے گی طالبان کو, اور سول وار لمبی ہوگی, افغانستان کی بھی تباہی ہے, اور پاکستان اس کے بعد وہ ملک ہے جس کو نقصان ہوگا. لیکن اس کے بعد جب وہ ڈیٹ دے چکے ہیں, اس سے زیادہ ہم لیوریج کیا کریں؟ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, میں پریزیڈنٹ غنی کو بھی ملا ہوں, میں ان کے افغانستان بھی گیا, ان کے یہاں بھی لیڈرز کو ملا, میں ان کو سمجھا کے یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا انٹرسٹ ہے افغانستان میں اس وقت امن ہو. ہم آگے اکانومی کا سوچ رہے ہیں, ہم سینٹرل ایشیا کا سوچ رہے ہیں, ہماری ریجنل ہماری ٹائز ہیں تاجکستان کے ساتھ, ازبیکستان کے ساتھ, ریلوے ہم بن رہے ہیں, ہم تو آگے کا سوچ رہے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں امن ہو, ہم نہ کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہتے ہیں افغانستان میں. ہم نہ کوئی فیوریٹس چاہتے ہیں, نہ ہم کوئی پارٹیز کو چوز کرنا چاہتے ہیں. جو افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں.
पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। स्पीकर साहब, अब मैं सिर्फ दो आखिर में अपील करना चाहता हूँ। एक तो अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने रेमिटेंसेस, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजी। आज 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट जो डेफिसिट आज 11 महीने से सरप्लस में चला गया है, वो ना होता कि अगर वो इस तरह पाकिस्तान की मदद ना करते इस मुश्किल वक्त पे, और हमें उन्होंने जिस तरह रेमिटेंसेस भेजी। आगे जो मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ, जैसे जैसे हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है, जो प्रॉब्लम आना है हमारे करंट अकाउंट के ऊपर आना है, यानी कि हमारी जैसे इंपोर्ट्स बढ़ती जाएंगी, इकॉनमी ग्रो करती जाएगी, तो प्रेशर आना है हमारे रुपए के ऊपर और करंट अकाउंट के ऊपर। तो शॉर्ट टर्म के अंदर मैं ओवरसीज पाकिस्तानी को ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये आपका मुल्क है। आपने देख लिया कि बाहर जाके जो भी दुनिया में आप बाहर चले जाए, अपने मुल्क जैसी कोई जगह नहीं है। मैंने आज बड़ी एक तकलीफ थी, आज मैंने स्टोरी पढ़ी। कनाडा के अंदर एक तो पहले पाकिस्तानी खानदान को उन्होंने एक गाड़ी, उनका जो इंतहा पसंद था, उसने गाड़ी चढ़ा दी। अब कल मैंने पढ़ा अखबार में कि 30-32 साल का पाकिस्तानी नौजवान जो वहां गया हुआ था अपनी फैमिली को लेके, वो ये उसकी आज बयान था, उसको चाकू मारा उन्होंने और वो हॉस्पिटल में, वही रेसिस्ट, ये जो इस्लामोफोबिया की वजह से जो वहां के रेसिस्ट हैं। तो उसने जो स्टेटमेंट दी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वो हमारे लिए बड़ी तकलीफ दे है। उसने कहा कि देखें, मैं तो यहाँ रोजी कमाने आया था, अब मुझे खतरा हो गया अपनी बीवी और बच्चों को। तो ये सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं आज कहना चाहता हूं कि देखें, हम बदकिस्मती से आपको नौकरियां यहाँ नहीं दे सके, आपको बाहर जाना पड़ा, और आप वहां काम भी अच्छा कर रहे हैं, कई बड़े एक्सेल कर चुके हैं। लेकिन ये जरूरी है आपके लिए कि आपका मुल्क तकड़ा हो, कि अगर आपको मुश्किल पड़े इस तरह की, तो आपको ये हो कि मैं अपने मुल्क में वापस जा सकता हूं। इसलिए काशिफ उस लड़के का नाम था। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे ओवरसीज, अब हम पाकिस्तान सही रास्ते पर निकला हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह इस मुल्क की इसमें इन्वेस्ट करें, बिजनेसेस खोलें। हम अब पूरी तरह, मैं खुद लीड कर रहा हूं कि हम हर किस्म की रुकावटें दूर करें आपके लिए, रेगुलेशंस कम करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, ताकि आप आएँ, बैंकों में हमारे पैसे रखवाएं। क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म हमारा करंट अकाउंट के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है, हमारी एक्सपोर्ट्स। मुझे बड़े फख्र से मैं कहता हूं कि जो एक्सपोर्ट्स के अंदर अब जो ऊपर गई है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता तो सही रास्ते पर निकल चुके हैं कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। लेकिन थोड़े वक्त के लिए मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानी को अपील करूंगा, और उसके बाद मैं अपनी कौम से, अब मैं ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल चीज़ है ये जो मैं कहना चाहता हूँ कि देखें, जब एक मुल्क का सरबरा बाहर जाके दूसरे मुल्कों में मुल्क के लिए कर्जे या पैसे लेना चाहता है, ये मेरी 3 साल में 2 महीने कम जो भी पीरियड गुजरा है, सबसे मुश्किल पीरियड होता है कि आप लोगों से जाके कर्जे मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं मुल्क के लिए। ये चले मेरे लिए तो है मुश्किल, लेकिन ये कौम नीचे जाती है। जिस कौम का लीडर जाके पैसे मांग रहे हैं, वो कौम की क्या हैसियत है। तो मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि देखें, आप सब चाहते हैं कि पाकिस्तान अजीम कौम हो। आप वो लोग हैं जो दुनिया में 4-5 मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा खैरात देते हैं। ये वो मुल्क है, और मैं सबसे बड़ा रेसिपिएंट हूं।
शौकत हरम के लिए पैसे इकट्ठे करता हूं, नमल यूनिवर्सिटी के लिए पैसे इकट्ठे करता हूं, 2 हॉस्पिटल बन चुका, तीसरा कराची में सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सबके लिए पैसे देते हैं। इतने खुले दिल के लोग नहीं है दुनिया में जितने ये हैं। लेकिन स्पीकर साहब, जब टैक्स देना होता तो टैक्स नहीं देते। दुनिया में सबसे कम हम टैक्स देते हैं। 22 करोड़ हमारी आबादी है, मुश्किल से 22 लाख लोग टैक्स देते हैं। 22 लाख लोग कैसे उठा सकते हैं बोझ 22 करोड़ लोगों का? ये कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है? कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकते हैं? कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं? तालीम से कैसे कर सकते हैं जब पैसा ही नहीं है हमारे पास? अभी मेरे सारे MNAs बारी बारी मेरे पास आए प्रोजेक्ट्स लेके, कम से कम को 500 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स मुझे दे दिए, जी ये भी बना दो, वो भी बना दो। तो कैसे बनाए जब पैसे नहीं है आपके पास? और पैसे तब आएंगे जब आप टैक्स देंगे ये लोग। मैं अपनी तरफ से सबको ये अश्योर करता हूं कि पूरा जोर लगा रहे हैं हम कि अपने ऊपर हम खर्चे ना करें। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कितना हमने, और हाउस और उसके में 108 करोड़ रुपया 3 सालों में हमने अपना एक्सपेंस कम किया है। फेडरल गवर्नमेंट ने किया। 2 साल में पाकिस्तानी फौज ने अपना बजट फ्रीज कर दिया। हमने पूरी कोशिश की है ऑस्टेरिटी की, लेकिन अब कौम को सामने आना पड़ेगा। अगर हमने खुददार कौम बनना है, हमें टैक्स देना पड़ेगा। इसको जिस तरह आप इसको ज़कात को समझते हैं, जिस खुले दिल से ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं, तो टैक्स, ये मैं इसलिए कह रहा हूं आज क्योंकि हम अब पूरा, मैं ये आज कहना चाहता हूं कि हमने पूरी छूट दी है बिजनेसेस को। मुझे इतना भी पता है कई बिजनेस ने इतना पैसा बनाया जितना कभी नहीं। खुद मुझे बिजनेसमैन ने कहा कि हमारा कभी इतना पैसा नहीं बना। तो ये ज़रूरी है, सब बिजनेसेस सबको कहता हूं कि आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, पैसे ध्यानदारी से पैसे देने चाहिए। हमारा काम है कि हम FBR को ठीक करेंगे कि FBR में हरासमेंट का जो इशू है, ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह, ताकि इंसानों का कांटेक्ट ना हो। लेकिन अवाम का भी आपका काम है कि अगर आप दुनिया में खुददारी से फिरना चाहते हैं, हरे पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत चाहते हैं, तो आपको अब उस तरह टैक्स देना पड़ेगा जिस तरह स्कैंडिनेविया के लोग देते हैं, जो कि आज खुशहाल माशरा है। खुशहाल माशरा तब तक नहीं होगा जब तक हम ध्यानदारी से टैक्स नहीं देंगे। तो मेरी अपील है आज सबको कि हमारा टारगेट स्टिफ है। हमने तकरीबन 6,000 अरब रुपया इकट्ठा करना है टैक्सेस में, 5,800 अरब रुपया हमने इकट्ठा करना है जो हमारा टारगेट है। इसके ऊपर हम ये जो नया हमने अब फैसला किया है कि जिस तरह अमेरिका के अंदर टैक्स फ्रॉड का मतलब जेल, टैक्स फ्रॉड किया आप जेल में गए, यहां हम करने लगे थे, लेकिन हमें आया कि जी FBR को लोगों को इत्मीनान नहीं। अब फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे कमेटी बनेगी, जो विलफुल टैक्स डिफॉल्ट होगा हम उसको जेल में डाल देंगे। क्योंकि अगर हमने ये ना पैसा इकट्ठा किया, अभी भी हम IMF प्रोग्राम में हैं, उन्होंने उसके बाद हमें कहना है कि जी इसके ऊपर टैक्स लगाओ और GST लगाओ और चीजों के ऊपर और खाने, तो लोग तकलीफ में जाएंगे। तो लोगों के आप सबके इंटरेस्ट पे है कि अगर हम सारे लोग थोड़ा थोड़ा टैक्स दे देंगे तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा और फिर हमें लोगों के ऊपर मुश्किलें नहीं डालनी पड़ेंगी। आखिर में बस स्पीकर साहब मैं अपनी कंक्लूड करता हूं तकरीर के, हमारा एक इशू है पाकिस्तान का जो कश्मीरियों के साथ जो जुल्म है इस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत जुल्म कर रही है। मैं आज उसके इसलिए बात करना चाहता हूं कि 5 अगस्त, उससे पहले भी कश्मीरियों के ऊपर हिंदुस्तान की हुकूमत जुल्म कर रही थी। पैलेट गन्स का इस्तेमाल, लोगों को उठा लेना, उनको एक ऐसा ट्रीट करना जैसे जब से ये बीजेपी की हुकूमत आई है, ये जो RSS का एजेंडा है, उनको हर किस्म की तकलीफ में था। लेकिन 5 अगस्त के बाद जुल्म की इंतहा हो गई। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से इसलिए उनका नाम लेना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। मैं उनके जज्बे को सलाम पेश करना चाहता हूं अपनी सारी कौम की तरफ से।
کوئی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ جس طرح کا انہوں نے جو 80 لاکھ کشمیریوں کے اوپر 8 لاکھ ہندوستان کی فوج بٹھا دی اوپر جا کے، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک سے جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا، لوگوں کو، نوجوانوں کو پکڑ کے باہر لے گئے، ان کی لیڈرشپ کو اندر ڈالا. کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ سٹینڈ لے، وہ کھڑے ہوں گے. تو آج اس ہال سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان ان کشمیر، ان دلیر کشمیریوں، ان کی خاص طور پہ خواتین جس طرح وہ کھڑی ہوتی ہیں، جس طرح وہ باہر جاتی ہیں، ڈیمونسٹریٹ کرتی ہیں، ان کے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو مرضی لوگ کہیں کہ جی یہ کچھ کرنے لگے ہیں کمپرومائز، کسی قسم کی، جب تک ہم ہندوستان سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بحال نہیں ہوگی، جب تک جو 5 اگست کے انہوں نے جو قدم اٹھائے ہوں وہ واپس نہیں لیں گے، تب تک